गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग वर्क एनर्जी पावर का नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट 2 लेकर के हाजिर हैं। इसमें आज हम लोग देखने वाले हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस, साथ में कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी भी। जब कंजर्वेटिव फोर्स देखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी देखना लाजमी बनता है, काहे कि पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट ही कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स से डेवलप होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं क्या वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस। वेरिएबल फोर्सेस का मतलब क्या है? जो टाइम के साथ वेरी करे, पोजीशन के साथ वेरी करे, ऐसा फोर्स क्या कहलाएगा? हमारा वेरिएबल फोर्स कहलाएगा। अब ऐसे फोर्सेस कौन से फोर्सेस हो सकते हैं? कौन से ऐसे फोर्सेस हैं जो टाइम के साथ वेरी करता हो? इन जनरल की बात करें तो इसमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो नाम दिखता है वो है स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स के विषय में क्या आप जानते हैं? स्प्रिंग फोर्स क्या है जरा देखिए, समझिए बात को। एक मान लीजिए इस तरह का कोई स्प्रिंग है, ठीक है जी, और उसके साथ कुछ अटैच्ड है या नहीं है, कोई ब्लॉक है या नहीं है, दैट डजेंट मैटर। थोड़ा सा बड़ा ब्लॉक ले लीजिए, थोड़ा सा बड़ा ब्लॉक ले लीजिए और इस पोजीशन को अगर हम लोग मीन पोजीशन ले रहे हो, क्या ले रहे हो? मीन पोजीशन ले रहे हो, तो क्या होगा अगर हम इसको कंप्रेस कर दें? मान लीजिए इधर एक फोर्स लगा करके इसको कंप्रेस कर दें, मतलब कि मीन पोजीशन से इसमें x डिस्प्लेस कर दे अंदर की तरफ, या इसको स्ट्रेच कर दे, खींच दे कहाँ? बाहर की ओर, है ना, बाहर की ओर खींच दे। तो आप एक बात बताइए कि इसमें जो स्प्रिंग फोर्स डेवलप होगा, करने का मतलब क्या? कोई भी स्प्रिंग आप लेते हैं, अगर आप उसको दबाने की कोशिश कीजिए तो स्प्रिंग में क्या नेचर होता है? स्प्रिंग में एक नेचर देखने को हमको मिलेगा, वो ये कि आप उसको दबाने की कोशिश कीजिएगा तो वो बाहर की तरफ फैलने की कोशिश करेगा। ये चाहेगा कि अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज को क्या कर ले? रिगेन कर ले। स्प्रिंग की प्रॉपर्टी। या उसको अगर आप खींच देते हैं, बाहर की तरफ खींच देते हैं, तो वो क्या करेगा? अंदर की तरफ आना चाहेगा। इसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो देखने वाली बात क्या कि जैसे जैसे इसको खींचते चले जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा? उसको खींचना या दबाना और कठिन होता जाएगा। कहने का मतलब ये कि जो स्प्रिंग फोर्स जनरेट होगा, आई रिपीट, स्प्रिंग फोर्स इज जनरेटेड व्हेन स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड। स्प्रिंग फोर्स क्या होगा? जनरेट होगा जब हम उसको क्या करेंगे? स्ट्रेच करेंगे या कंप्रेस करेंगे। और ऑलवेज जो स्प्रिंग फोर्स होगा वो आपके डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होगा। मान लीजिए आपने इसको कंप्रेस किया तो इसमें लगने वाला जो स्प्रिंग फोर्स डेवलप होगा, मैंने स्प्रिंग आपको बाहर की तरफ धकेलेगा, तो ये इस डायरेक्शन में होगा, करेक्ट। और जब आप उसको खींच रहे थे तब जो स्प्रिंग फोर्स डेवलप होगा वो अंदर की तरफ। मैंने स्प्रिंग फोर्स ऑलवेज क्या होगा? मीन पोजीशन की तरफ जाएगा। यानी कि इसको जो ओरिजिनल पोजीशन थी, ओरिजिनल स्टेट था, उस स्टेट की तरफ क्या करेगा? वो लाने की कोशिश करेगा। मैंने अगर यदि आप उसको कंप्रेस कर दिए हैं तो मीन पोजीशन की तरफ, और स्ट्रेच कर दिए हैं तो भी क्या होगा? मीन पोजीशन की तरफ लाने की कोशिश करेगा। मतलब जिधर डिस्प्लेसमेंट होगा उसके उल्टा काम करेगा। तो स्प्रिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होगा।
करेक्ट। तो F प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेंगे माइनस के। अब पूछेंगे कि माइनस के क्यों लेंगे, के ले लेते। एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन और किसका डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन एक दूसरे के हमेशा से क्या होगा, अपोजिट होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा तो फोर्स इधर लग रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा तो फोर्स इधर लग रहा होगा। तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के साथ साथ क्या होगा, ये चीज़ और इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या, ये निगेटिव साइन। ये निगेटिव साइन हमको ये हमेशा रिमाइंड करता रहेगा कि द स्प्रिंग फोर्स, अप्लाइड फोर्स नहीं, द स्प्रिंग फोर्स, द जनरेटेड, द डेवलप्ड स्प्रिंग फोर्स इन द स्प्रिंग ऑलवेज acts in opposite direction to the displacement towards the mean position। मीन पोजीशन की तरफ क्या होता है, ये काम करता रहता है। ठीक है जी। तो चलिए यहां पर हम जो देख रहे हैं, पोजीशन बढ़ता जाएगा, फोर्स भी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। करेक्ट। तो एक तो ये वेरिएबल फोर्स हो सकता है, क्या है, बट ये क्या है, लीनियर वेरिएबल, मतलब लीनियरली वेरी कर रहा है। अब दूसरा जो स्टेट हो सकता है वो नॉन लीनियर वेरिएशन के लिए, नॉन लीनियर वेरिएशन। अब ये नॉन लीनियर वेरिएशन बहुत ही तरीके का हो सकता है। अब ये नॉन लीनियर वेरिएशन किसका हो सकता है, कि एग्जांपल की बात करें तो चलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स K/Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर क्या है, F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये क्या है, नॉन लीनियर वेरिएशन। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें नॉन लीनियर वेरिएशन की बात आएगी, कुछ भी हो सकता है। लीनियर वेरिएशन का सिर्फ एक कंडीशन ये होगा कि F प्रोपोर्शनल x जाएगा, दैट इज द लीनियर डिपेंडेंसी ऑफ फोर्स ऑन द पोजीशन और टाइम। ठीक है। अब तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस हमको देखना है, तो देखने का जो तरीका होगा इन जनरल तो एक नॉन लीनियर वेरिएशन में आएगा, लेकिन लीनियर वेरिएशन के लिए एक और तरीका होगा, वो हम लोग पहले देख लेते हैं। अगर नॉन लीनियर वेरिएशन की बात लीनियर वेरिएशन की बात करते हैं, अगर लीनियर वेरिएशन की बात कर रहे हैं, वेरिएशन की हम बात कर रहे हैं ऑफ फोर्स हो, अगर लीनियर वेरिएशन ऑफ फोर्स हो, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, जरा इसको हम एक ग्राफ की मदद से देखना चाहेंगे। इसका प्लॉट नहीं बना रहे हैं, हम अपने एग्जाम्पल के लिए दिया है आपको। हाँ, इसका प्लॉट बनाना होगा तो फिर बात दूसरी होगी, है ना, वो भी मैं दिखा दूंगा। इसके बगल में किसका प्लॉट होगा, कैसा, फोर्स इधर लें और डिस्प्लेसमेंट इधर लें, तो लीनियर वेरिएशन कुछ इस तरीके का हो सकता है। इट विल बी लाइन, ये लाइन होगा। ठीक है जी। चलिए माइनस नेगेटिव पार्ट में नहीं लेते, है ना। पोजीशन के साथ लीनियरली क्या कर सकता है, वेरी कर सकता है। इनिशियली कोई x1 पोजीशन पर और फाइनल कोई x2 पोजीशन पर हो सकता है। x1 पोजीशन पर उस पर लगने वाला फोर्स F इनिशियल हो सकता है, x2 पोजीशन पर उस पर लगने वाला फोर्स F फाइनल हो सकता है। करेक्ट। तो वर्क डन हम लोग जो निकाल सकते हैं वो क्या, वो वर्क डन निकालने के लिए हम ले लेंगे F एवरेज इंटू डिस्प्लेसमेंट। हाँ, इसके लिए एक चीज़ बहुत ही ज़रूरी है ना, जो F एवरेज निकाल रहे हैं आप, है ना, इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि एंगल उनका थीटा 0 डिग्री होना चाहिए, तब आप अप्लाई करेंगे, अदरवाइज कंफ्यूजिंग होगा। तो वैसे भी इसमें क्या हो सकता है,
लीनियर वेरिएशन है तो एवरेज एफ जो होगा एफ इनिशियल प्लस एफ फाइनल बाई 2 इंटू वट डिस्प्लेसमेंट दैट इज x2 माइनस x1, दैट इज x2 माइनस x1। इसमें आप सीधा सीधा हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्क को निकाल सकते हैं। ठीक है जी, है ना। ऐसे से हमारा क्या होगा, वर्क डन निकल करके आ जाएगा, है ना। अब जरा सा एक पॉइंट है इसमें, वो पॉइंट क्या है वो जरा हम लोग देखें, वो पॉइंट क्या है वो जरा हम लोग देखें। पॉइंट ये है कि जो ये एफ एक्स प्लॉट है, ये जो एरिया एफ आई प्लस एफ टू बाई क्या है 2 इंटू ये जरा ट्रेपेजियम को गौर कीजिए तो ये क्या है, ये एफ आई है, ये एफ फाइनल है और ये है आपका x2 माइनस x1। क्या ये चीज़, ये जो एरिया कह लीजिए ए बी सी और डी, एरिया ट्रेपेजियम ए बी सी डी के बराबर है या नहीं है ना। ये एरिया ए बी सी डी के बराबर है या नहीं है। सम ऑफ पैरेलल साइड्स बाय 2, सम ऑफ पैरेलल साइड्स बाय 2 इंटू एल्टीट्यूड x2 माइनस x1। तो अब एक सिंपल सी बात है कि अगर अपने पास एफ एक्स प्लॉट दिया हुआ है, अगर लाइन यहाँ पर हो, लीनियर वेरिएशन हो, तो ये जो एरिया होगा, ये जो एरिया होगा वो एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो एरिया रिप्रेजेंट करेगा वर्क डन को। वो वर्क डन को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो ये पॉइंट याद रखेंगे, कभी भी किसी एफ एक्स प्लॉट हो, है ना, एफ आर एक्स डिस्प्लेसमेंट वर्सेस फोर्स प्लॉट हो, तो उसके प्लॉट के नीचे का जो एरिया होगा वो क्या प्रोवाइड करेगा, वर्क डन। ये ग्राफिकल प्रॉब्लम में हम लोग को बहुत ज़्यादा मदद करेगा। ठीक है जी, है ना। अब इससे रिलेटेड एक यहाँ का यहाँ खड़े खड़े एक क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है, ए फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय एफ इक्वल टू सी एक्स। ठीक है, और कह रहा है इनिशियल पोजीशन एक्स इनिशियल इक्वल टू 0 से लेके एक्स फाइनल x1 तक वर्क डन क्या करना है, फाइंड आउट करना है। एक्स इनिशियल 0 से लेके एक्स फाइनल तक। ठीक है, तो इसमें अगर रख दिया जाए वर्क डन, चलिए पहले एफ एट पहले एफ इनिशियल तो निकाल लीजिए, माने एक्स की वैल्यू 0 डालिए, एफ की वैल्यू 0 हो जाएगी। एफ फाइनल तो निकालिए, एक्स आई 0, एक्स फाइनल x1 डाल दीजिए तो कितना हो जाएगा, सी x1 हो गया। ठीक है, अब इसमें ज़रा रख दीजिए तो, f1 प्लस f2 बाई 2 यानी कि 0 प्लस सी x1 बाई 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट x2 माइनस x1, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, x1 माइनस 0, x1 माइनस 0 दैट इज कितना, हाफ सी x1 इंटू x1 दैट इज वर्क डन हाफ सी x1 का स्क्वायर। ये सिंपल सा तरीका हो जाएगा क्या, वर्क डन निकालने का, अगर लीनियर डिपेंडेंसी है तो। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग देख लें कि नॉन लीनियर वेरिएशन में ये क्या होगा। ठीक है, नॉन लीनियर वेरिएशन में देखें, नॉन लीनियर वेरिएशन ऑफ फोर्स अगर है तो नॉन लीनियर वेरिएशन है अगर है तो क्या होगा, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का या पोजीशन का कह ले जो प्लॉट है वो कुछ इरेगुलर टाइप का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, किसी भी शेप एंड साइज में चला जाएगा। इसमें अगर हम सेम कहानी कर रहे हैं,
एक्स इनिशियल इसमें भी ले रहे हैं, है ना, तो फॉन्ट बड़ा लिखा जाए, एक्स इनिशियल इसमें भी लीजिए, एक्स फाइनल इसमें भी लीजिए। कैसे निकालेंगे जी भैया वर्क डन? तो वर्क डन निकालने का तो तरीका यही बता रहे थे कि ये जो एरिया होगा, ये जो एरिया होगा वही क्या करेगा, वर्क डन प्रोवाइड करेगा, वर्क डन प्रोवाइड करेगा। अब ऐसे सिचुएशन में अपने पास इसके एरिया के निकालने का जो मेथड अपने पास अवेलेबल है वो मेथड क्या है, वो है एक इंटीग्रेशन प्रोसेस, उसको भी समझ लीजिए। ये देखिए, देख रहे हैं ना, हमने एक बहुत ही छोटा इंटरवल क्या ले लिया, dx ले लिया, ठीक है जी, बहुत छोटा सा, एकदम छोटा सा इंटरवल स्टेप dx ले लिया, और ये एज्यूम करते हुए कि इतना इंटरवल छोटा है कि इस दौरान फोर्स क्या है, कांस्टेंट है, फोर्स क्या है, कांस्टेंट है। तो व्हाट कुड बी द एलिमेंट्री वर्क, dw f डॉट dx होगा, क्या होगा, f डॉट dx होगा, करेक्ट है ना, वही इसके एरिया को प्रोवाइड देगा भी। अब dw f डॉट dx होगा, तो अब ये पूरा एरिया निकालने की नौबत है, तो w इंटीग्रेशन ऑफ dw, इंटीग्रेशन का यही सेंस भी है, वो एरिया प्रोवाइड करता है किसी प्लॉट के अंदर का वेरिएबल का, वो x इनिशियल से लेके x फाइनल तक, मतलब यहाँ से यहाँ ऐसे जितने भी स्ट्रिप्स बनते हैं उनके जो भी एरिया हो रहे हैं उन एरिया को हम लोग क्या कर ले, जोड़ ले। तो x इनिशियल टू x फाइनल, ऐसे में x इनिशियल टू x फाइनल dw का मतलब f डॉट dx, यही तो बन गया जी मेथड किसका, वर्क डन बाय नॉन लीनियर वेरिएशन ऑफ द फोर्सेस का। जो अभी जो हम लोग एग्जांपल देखे थे, क्या वो इस तरीके से लगा सकते हैं, है ना, लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, देखते हैं कि लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। तो हम लोग वहां पर अभी का क्वेश्चन में f का वैल्यू दिया था cx, x का इनिशियल पोजीशन 0 दिया था, x का फाइनल पोजीशन x1 दिया था, ठीक है जी, और कह रहा था x डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी f डायरेक्शन में हो रहा है। तो जब w निकालने के लिए x इनिशियल मतलब 0 से x1 f डॉट dx करेंगे, तो 0 टू x1 f डॉट dx करेंगे, x के डायरेक्शन में है तो f डॉट dx f dx cos 0 हो जाएगा, और 0 टू x1 cos 0 की वैल्यू 1 तो f dx हो जाएगा। अब 0 टू x1 f का मतलब cx dx हो जाएगा, c कांस्टेंट बाहर, x स्क्वायर का x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, 0 टू x1 पहले रखिए अपर लिमिट, तो x1 का स्क्वायर माइनस 0, देखिए तो ये फिर से cx1 स्क्वायर आया ना, मतलब लीनियर वेरिएशन वाला भी क्वेश्चन इस पर क्या कर सकते हैं, हम लोग लगा सकते हैं। लेकिन एक प्योरली नॉन लीनियर वेरिएशन का क्वेश्चन लेकर के हम जरा सा इसको हम लोग देखें कि क्या हो रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि प्रोवाइडेड फोर्स इक्वल टू 5 माइनस 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर, 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर कि 5x स्क्वायर 3x स्क्वायर, ठीक है। और कह रहा है कि x के डायरेक्शन में ही x इक्वल टू 0 से लेकर के x इक्वल टू 2 से लेकर के x इक्वल टू 5 तक क्या हो रहा है, नहीं 0 से 5, तो 0 से 5 तक जो है सो वो डिस्प्लेस हो रहा है। इसमें अब डॉट वॉट नहीं लिखेंगे, 0 से 5 इसका क्या करेंगे, लिमिट डाल दिया गया, f dx लिखेंगे,
एफ की वैल्यू डाल देंगे 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx डाल देंगे। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, 7 है तो 7 का इंटीग्रेशन 7x स्क्वायर, 2x है तो 2x स्क्वायर बाई 2 कट गया तो x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर तो 3x क्यूब बाई 3, अरे ऐसा आएगा x स्क्वायर बाई 2 आएगा, इसमें 3x3 बाई 3 आएगा और लिमिट रहेगा 0 से लेके 5 तक का। तो ऐसे में 7x ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कितना x क्यूब 0 से 5 तक। लोअर लिमिट 0 है तो खाली अपर लिमिट डालिए 7 पच्चे 35, 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब 125, 125 में 100 135 जूल क्या है, वर्क डन है, वर्क डन 135 जूल है। ठीक है ना जी। चलिए कुछ और क्वेश्चन देख करके हम लोग क्या करें, इसको और बेहतर तरीके से समझें, है ना। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस का। एक क्वेश्चन अगला ये है कि देयर इज ए बॉडी ऑफ मास 3 kg, 3 kg मास का एक बॉडी है, ठीक है, 3 kg मास का एक बॉडी है, उस पर एक फोर्स एक्ट कर रहा है एंड डिस्प्लेसमेंट इज बीइंग गिवन बाय T3 T टू द पावर 3 अपॉन 3। फाइंड द वर्क डन, वर्क निकालना है इन t इजकल टू 0 से 2 के बीच, मतलब पहले 2 सेकेंड में, इन 2 सेकेंड, सीधे सीधे 2 सेकेंड की बात करें, ठीक है। तो ऐसे में अब हमारे पास फोर्स नहीं दिया है, फोर्स नहीं दिया है ना, सही, डिस्प्लेसमेंट एस दिया है T3/3, वेलोसिटी कितना हो जाएगा जी, ds/dt 1/t, t का क्यूब 3t स्क्वायर, 3 कैंसिल, कितना आएगा t स्क्वायर, माने वेलोसिटी t स्क्वायर है। एक्सीलरेशन कितना होगा जी, dv/dt 2t, t स्क्वायर का 2t, एक्सीलरेशन 2t है। तो फोर्स क्या हो गया, फोर्स ma होता है ना, ma, तो मास कितना है 3 kg का, एक्सीलरेशन कितना हो रहा है 2t का, तो व्हाट हाउ मच इज द फोर्स 6t, ठीक है, फोर्स इज 6t। अब जरा बात करें किसकी, डिस्प्लेसमेंट ये दिया है ना, और डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, ठीक है ना, वन डायमेंशनल मोशन का कहानी है। तो वर्क डन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ds कितना होगा, अब डॉट ds लेंगे ना, ds कितना होगा जरा देखो तो, ds t स्क्वायर, ds हो जाएगा t स्क्वायर dt, है ना, ये यहाँ से ज़रा देखिएगा, ds की जो वैल्यू होगी वो t स्क्वायर dt, यहाँ से निकाल लीजिए, ds इजकल टू t स्क्वायर dt आएगा, ठीक है। वर्क डन f डॉट ds, डायरेक्शन सेम है तो एफ डी एस लिखिए, 0 to 2 फंक्शन 60, 0 to 2 डी एस कितना टी स्क्वायर डी टी कितना आ गया भैया, 0 to 2 6 बाहर आया, T3dt 6, 0 to 2, अब इंटीग्रेट कर दीजिए, t की पावर 3 4 अपॉन 4, 0 to 2, 4 को बाहर निकाल दीजिए, 3/2 हो जाएगा, 6/4, 2 की पावर 4 माइनस लोअर लिमिट है 0, कितना हो गया 2 का पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 बचेगा, 8 8 3 का 24 जूल इज द वर्क डन, करेक्ट। तो इसमें अच्छा खासा
डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन का क्या होगा, इस्तेमाल होगा, और उससे बच भी नहीं सकते हैं। तो जब इस सेक्शन में अगर आप हैं तो इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन का अच्छा कमांड होना चाहिए, तब जा कर के वर्क एनर्जी पावर के प्रॉब्लम इजीली क्या होंगे, लग पाएंगे। अगला एक क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, और वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। क्या है, किस तरीके से? एक स्ट्रिंग के मदद से एक ब्लॉक है m मास का, इसको एस्केंड किया जा रहा है, नीचे की तरफ लाया जा रहा है। लेकिन नीचे की तरफ जब लाया जा रहा है तो यहां पर उसका एक्सीलरेशन जो है वो g/4 है, g/4 है। तो ये कॉर्ड, ये जो कोई भी कॉर्ड है वो टेंशन ऊपर की तरफ दे रहा होगा, है ना जी, टेंशन ऊपर की तरफ दे रहा होगा। तो जरा सा वर्क पूछ रहा है कि वर्क डन बाय द टेंशन, माने कॉर्ड से, कॉर्ड का वर्क डन कितना है, ये हम लोग जरा निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, वर्क डन। एक तो देखिए एफ नेट इक्वल टू क्या होता है, एफ नेट इक्वल टू ma होता है, यानी नेट फोर्स कितना है, mg/4। एफ नेट होगा कितना, एफ नेट होगा कितना, mg नीचे की तरफ लग रहा होगा और टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, mg प्लस टेंशन इक्वल टू mg/4। ठीक है, अब सोच रहे हैं प्लस क्या लिख रहे हैं, प्लस लिख लीजिएगा तो ये डायरेक्शन अपोजिट दिखा दे, नहीं चलिए माइनस भी लिखते हैं, तब भी आपको एक चीज़ दिखा दे रहे हैं, mg-t नेट फोर्स होगा। चलिए इसके भी देख लीजिए, तो टेंशन की वैल्यू इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 3mg/4 होगा। मतलब कॉर्ड जो फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ वो 3mg/4 है। ठीक है, अब जो वर्क डन निकालेंगे तो फोर्स इंटू और डॉट का डिस्प्लेसमेंट की बात होगी। ठीक है, अब जरा से यहाँ देखिए तो कॉस थीटा, तो एफ डी कॉस थीटा, थीटा कितना होगा, टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है, ब्लॉक नीचे की तरफ आ रहा है, तो ऐसे में जो एंगल है वो थीटा कितना है, थीटा 180 डिग्री है। तो कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है भैया, -1 होती है, तो माइनस एफ डी तो पहले हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस नहीं लेना पड़ता अगर यदि हम टी की वैल्यू यहाँ प्लस लिए होते हैं। चलिए उसकी तब जरूरत नहीं पड़ती। तो माइनस एफ डी, एफ का मतलब mg/4 और डी डिस्प्लेसमेंट इसमें हो रहा है नीचे आने में, तो कितना हो जाएगा, वर्क डन mg/4 नहीं 3mg/4, 3, तो वर्क डन -3, तो बोर्ड नीचे होगा, वर्क डन -3mg/4 डी, ये जो होगा वर्क डन बाय द स्ट्रिंग हो जाएगा। करेक्ट है, तो बड़ा सिंपल सा चीज, लेकिन कंफ्यूज कराने के लिए काफी है। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, इसको जरा सा हम लोग एग्जाम्पल से समझें। लेट सपोज कि आपके पास ए पॉइंट है और ये क्या है, बी पॉइंट है। हम ए से बी तक किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस सीधा सीधा कर सकते हैं, उसको कोई आर्क बना करके इस रास्ते से कर सकते हैं, उसको ऐसा घूमता फिरता हुआ ऐसे किस रास्ते से भी कर सकते हैं। ठीक है,
या कुछ ऐसा 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 भी हो सकता है। ओके, तो इफ वर्क डन does not depends on the path followed, it just depends on the initial and final position, then applied force for the work is कंजर्वेटिव। क्या है? कंजर्वेटिव। अब ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता हो कि आप किस पाथ से फॉलो करते हुए यहाँ से वहाँ तक जाते हैं। ऐसे फोर्स क्या होंगे? कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। एग्जाम्पल के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है जी। और स्प्रिंग फोर्स कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। मैग्नेटिक फोर्स कंजर्वेटिव है भी बहुत हद तक और नहीं भी है। इसको काफ़ी डिटेल में बाद में हायर क्लास में आप देखेंगे, लेकिन उसको मैग्नेटिक फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स में नहीं लिया गया है। ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता है? क्यों ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या हमारा स्प्रिंग फोर्स को क्या करते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। क्योंकि इसमें बात क्या है कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, उसको आप इस जगह से उठा करके लेके जाते हैं। ठीक है। वर्क डन मान लीजिए -10 जूल का हो गया। किसके इन्फ्लुएंस में? किसके इन्फ्लुएंस में? ग्रेविटेशनल पुल के। यहाँ लाएं अब फिर इसको वापस ले गए तो 10 जूल फिर से प्लस हो गया, माने रिवर्स ट्रिप में वर्क डन क्या हो गया? 0। तो जहाँ से लाए तो वहीं ला करके अगर चला जाता है तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। लेकिन अगर कोई सरफेस है जिसमें फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन अगर है तो ऐसे सिचुएशन में आप मान लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक लेकर के उसको क्या कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट को लेकर के जा रहे हैं। ठीक है। तो इधर से लेके जाएंगे तो अगर 10 जूल खर्च हो रहा है तो उधर से लेके आने में भी फिर से क्या होगा? 10 जूल, यानी 20 जूल एनर्जी खर्च हो जाएगी। इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम है, लेकिन ले जाने में भी आपको एनर्जी इन्वेस्ट होगा और लाने में भी क्या होगा? एनर्जी इन्वेस्ट होगा। यानी कि टोटल वर्क इसमें डबल हो जाएगा, 0 नहीं होगा। तो ऐसे में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो जाएगा वो कैसा फोर्स हो जाएगा? वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो जाएगा। ठीक है जी, है ना। ये हमारा सिंपली क्या हो जाएगा? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो जाएगा। ओके, है ना। तो कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव के लिए सिंपल सा ध्यान रखने की जरूरत है। वो क्या कि वर्क डन इन कंजर्वेटिव फील्ड या बाय कंजर्वेटिव फोर्स only depends on the initial and final position. Work done in the round trip is always 0. Work done in round trip क्या होगा? इसमें 0 होगा। कभी राउंड ट्रिप में जा रहे हैं तो इसमें वर्क डन हमारी क्या रहेगी? 0 रहेगी। करेक्ट। जबकि नॉन कंजर्वेटिव के इन्फ्लुएंस में वर्क डन डिपेंड करेगा पाथ पर। मान लीजिए ए से सी तक, अगर सरफेस के ऊपर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो ए से सी तक लंबा रास्ता लेके जाएंगे, ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। ए से बी तक सीधे जाते हैं, छोटा रास्ता है, कम वर्क करना पड़ेगा अगर जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है तो। और इधर से इधर ए जाते हैं तो जितना लंबा रास्ता होगा उतना ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। ये जो देख रहे हैं ऐसे ऐसे घूमते हुए जा रहा है, इसमें और लंबा रास्ता, और ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में, हाँ, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का, है ना। अब जरा सा हम लोग एक कॉन्सेप्ट को देख लें, वो है काइनेटिक एनर्जी की कॉन्सेप्ट, जो कि 9-10 से आप देख रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? क्या होती है? 12 m
v²। इसके कॉन्सेप्ट में कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ v एंड इट्स मास इज व्हाट m, देन द पोजेस्ड काइनेटिक एनर्जी बाय द ऑब्जेक्ट इज हाफ mv²। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेन कहानी अब स्टार्ट होती है किसकी? वो है पोटेंशियल एनर्जी। किसकी? पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? कंजर्वेटिव फोर्स के लिए है, कंजर्वेटिव फील्ड के लिए है। कंजर्वेटिव फोर्स के लिए है और कंजर्वेटिव फील्ड में ही अप्लाई होता है। कहीं पर भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के इन्फ्लुएंस में पोटेंशियल एनर्जी की कहानी हमारी नहीं आएगी। करेक्ट है ना? पहली बात क्या कि पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, किसी की बात अगर हम करें, किसी भी ऑब्जेक्ट के पोटेंशियल एनर्जी की बात एट एनी पॉइंट करें, तो यू एट एनी पॉइंट का कोई सेंस नहीं बन पाएगा। नहीं बन पाएगा तो उसके पीछे कहानी है। इतने तरीके के कंजर्वेटिव फील्ड होते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर स्टेट पर है, पॉइंट पर है, तो वो बहुत सारे कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर हो सकता है। कुछ नोन और कुछ अननोन। बात समझिएगा, हो सकता है इस बात को अपना जानते हो। बहुत सारे नोन फील्ड के अंदर है। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखे हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड है, हो सकता है कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड काम कर रहा हो, कोई मैग्नेटिक फील्ड भी काम कर रहा हो, किसी दूसरे स्टार का यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, सन का तो ग्रेविटेशनल फील्ड काम करता ही करता है। अब ऐसे सिचुएशन में कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है तो उसकी कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, ये अब उस डिपेंड करता है कि कितने सारे कंजर्वेटिव फील्ड उस पर काम कर रहा है। बहुत सारे कंजर्वेटिव फील्ड की जानकारी भी हमको नहीं। तो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट के विषय में कुछ भी हम नहीं बोल सकते। ठीक है? हां, कंपैरेटिवली हम लोग कह सकते हैं कि कोई ए पॉइंट पर मान लीजिए किसी का पोटेंशियल U1 है और बी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है? U2। तो ए से बी तक अगर ले जाया गया किसी ऑब्जेक्ट को, तो व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल, दैट इज U2 माइनस U1। ये हम बता सकते हैं कि व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आया वो हम लोग बता पाएंगे। अब ये बात बड़ा अटपटा सा लग रहा है ना? क्या होगा, हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि कितनी पोटेंशियल एनर्जी उसकी बढ़ गई या कितनी पोटेंशियल एनर्जी उसकी घट गई, ये बता सकते हैं, है ना? ये बता सकते हैं। ये नहीं बता सकते हैं कि उसमें टोटल कितना है, उसके पीछे का पहले से उसके पास कितना वैल्यू है। जैसे अब किसी के खाते में कितना अपने खाते में किसी को कुछ पैसा दिया, लेट सपोज आपने 2 लाख रुपया दिया, तो आप ये कह सकते हैं कि भैया उसके अमाउंट जो है सो 2 लाख से इंक्रीज कर गया, या उससे ले लिए हैं तो 2 लाख से डिक्रीज कर गया। लेकिन आप नहीं जानते हैं कि उसके बैंक खाते में है कितना पैसा, तो आप ये नहीं बता सकते कि उसके पास अब कितना पैसा है। करेक्ट है ना? तो इसी तरीके से हम किसी ऑब्जेक्ट के रियल पोटेंशियल को नहीं बता पाएंगे। चलिए, तो फिर हम लोग ये करते क्या है उस पर हम जरा बाद में आते हैं। जरा सा एक एग्जाम्पल को, कुछ एग्जाम्पल के रेफरेंस से समझते हुए वर्क डन और चेंज इन पोटेंशियल के बीच में, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बीच में एक रिलेशन समझने की हम लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का तो हमने बता दिया था कि डेल W इक्वल टू डेल K। इसके विषय में भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। क्या, एक चीज देखिए, जैसे स्प्रिंग का एग्जांपल लीजिए या ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करें, क्या होता है, आप देखिए अगर एक ब्लॉक लेकर के आप इसके ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है, h हाइट तक इसको लिफ्ट करके लेके जाते हैं, है ना, h हाइट से तक लिफ्ट करके लेके जाते हैं, तो जो आपके पास वर्क होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। वर्क जो होता है नेगेटिव होता है। अब अगर हम बात को कंपेयर करें तो क्या कह सकते हैं, इसकी पोटेंशियल बढ़ी या घटी? तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट में समझ में आ रहा है क्या है कि इसकी पोटेंशियल बढ़ गई।
फोर्स किधर काम कर रहा था, नीचे की तरफ, और ऑब्जेक्ट किधर जा रहा था, ऊपर की तरफ, करेक्ट। तो फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में जाने से एक पोटेंशियल उसकी क्या हुई, बढ़ी, पोटेंशियल उसकी बढ़ गई, पोटेंशियल एनर्जी उसकी बढ़ी। यानी एक पॉइंट ऑफ नोट कीजिए, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज इन अपोजिट डायरेक्शन टू द अप्लाइड कंजर्वेटिव फोर्स, यानी अपोजिट डायरेक्शन में ये क्या होता है, मतलब अगर हमारा कंजर्वेटिव फोर्स का डायरेक्शन इधर है तो इस डायरेक्शन में मूव होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा, चेंज पॉजिटिव होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगा, है ना। और कंजर्वेटिव फोर्स के डायरेक्शन में अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होगी, मतलब रिड्यूस करेगा। तो सिंपल से हम कह सकते हैं कि डेल डब्ल्यू, यहां चूंकि वर्क डन निगेटिव वर्क डन होने पर डेल यू पॉजिटिव है, तो कंजर्वेटिव फोर्स, तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि डेल यू इक्वल टू माइनस डेल डब्ल्यू कंजर्वेटिव फोर्स से ही ये बढ़ेगा या घटेगा, डेल यू या माइनस डेल यू कह लीजिए, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स माइनस, या जैसे कहने का मन करता हो वैसे करिए, ठीक है। मतलब कि अगर वर्क डन निगेटिव हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा, और वर्क डन अगर पॉजिटिव हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, घटेगा। तो अब जरा सा एक चीज देखिए, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन बाय पोटेंशियल माइनस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ऐसे में यहां पर एक कॉन्सेप्ट को हम लोग लेकर के आ रहे हैं, उसको कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, एमई, मैकेनिकल एनर्जी। यानी कि मैकेनिकल एनर्जी क्या चीज है, मैकेनिकल एनर्जी क्या चीज है, मैकेनिकल एनर्जी इट इज सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक। अब तो आप कहिएगा कि सर ये आपने यू कैसे ले लिया, आपको डेल यू लिखना था, बिल्कुल सही है। क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड की बात हम जब करते हैं तो अर्थ के सरफेस पर हम इनिशियल वाला, स्टार्टिंग वाली एनर्जी को हम लोग U1 को क्या कह लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, कितना, जीरो क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। तो इसको एज्यूम कर लेते हैं, तो इस लेवल पर जो पोटेंशियल एनर्जी U2 बनेगा इसको U कह लें तो U माइनस जीरो, यही U हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जितना बुक में लिख रहा है पोटेंशियल एनर्जी U डेल यू नहीं लगा जा रहा है तो ये गलत है जी, नहीं। वो इस रेफरेंस के आधार पर, सरफेस ऑफ द अर्थ के रेफरेंस के आधार पर, अब ये रेफरेंस को कहीं और भी ले सकते थे, लेकिन स्टैंडर्ड रेफरेंस में इसके पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल फील्ड की बात जब होती है तो अर्थ सरफेस को जीरो पोटेंशियल कंसीडर कर लेते हैं। जब हम लोग ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तो वहाँ जान जाएंगे कि एटमॉस्फेयर जहाँ से स्टार्ट होता है या इनफाइनाइट पर जो है सो जीरो पोटेंशियल एनर्जी ली जाती है, फिर वहाँ देखिएगा रेफरेंस चेंज हो जाएगा। फिलहाल के लिए रेफरेंस पॉइंट सरफेस ऑफ द अर्थ क्या है, जीरो है। तो E इज इक्वल टू डेल यू प्लस क्या, डेल के, ओके। तो अब इसमें पॉइंट क्या है अपने पास कि अगर हमारा ये जो मैकेनिकल एनर्जी अगर हम चेंज करते हैं, चेंज होता है किसी वजह से, तो किस वजह से हो सकता है, आइदर इट में चेंज ड्यू टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और इट में चेंज ड्यू टू चेंज इन
काइनेटिक एनर्जी, करेक्ट। तो मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज द सम ऑफ व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो ऐसे सिचुएशन में मैकेनिकल एनर्जी में चेंज विल बी ड्यू टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के कारण हो सकता है, ठीक है। तो कंजर्वेटिव फोर्स है ना, कंजर्वेटिव फोर्स के कारण जो वर्क डन होगा है ना, वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, या फिर नॉन कंजर्वेटिव से भी मैकेनिकल एनर्जी हमारी चेंज हो सकती है। उसको हम लोग बाद में देखते हैं कैसे कैसे क्या होना है, ठीक है। तो अब जरा सा हम लोग मैकेनिकल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इसको जरा देखें। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ व्हाट, मैकेनिकल एनर्जी है क्या, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल वर्क। एक्सटर्नली अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा हो, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए बात कर रहे हैं, आइसोलेटेड सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। तो ऐसे वो कहता क्या है कि द टोटल चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी इज व्हाट, जीरो। माने कोई भी एक्सटर्नल वर्क, कंजर्वेटिव फोर्स की बात या नॉन कंजर्वेटिव की बात करें, अगर नहीं हो रहा हो, कोई फोर्स नहीं काम कर रहा हो, कोई एक्सटर्नल वर्क नहीं हो रहा हो, तो चेंज इन व्हाट, मैकेनिकल एनर्जी इज जीरो। मतलब कि चेंज इन काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, यानी डेल के प्लस डेल यू इक्वल टू व्हाट, जीरो, ये कहता है। जरा से देखिए, तो इसको अभी तुरंत हम लोग देख लेंगे। अगर नहीं लग रहा है तो डेल के इज व्हाट, डेल के क्या कहते हैं, डेल डब्ल्यू, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू व्हाट, पॉजिटिव वर्क डन, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज फॉर व्हाट, नेगेटिव वर्क डन। चूंकि आइसोलेटेड सिस्टम है, बाहर से कोई काम हुआ नहीं, तो जितना एक एजेंट के कारण पॉजिटिव वर्क डन हुआ होगा उतना ही क्या हुआ होगा, नेगेटिव वर्क डन हुआ होगा। तो डेल के प्लस डेल यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो होगा। नेट वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और नेट वर्क डन जो होगा अगर जीरो हो जाएगा तो डेल के प्लस डेल यू इक्वल टू कितना होगा, जीरो, यानी डेल ई चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो होगा। तो अगर एक्सटर्नल कोई एजेंट नहीं काम कर रहा हो तो ऐसे सिचुएशन में कुछ इंटरनल रिएक्शन के कारण, इंटरनल एक्शन के कारण अगर कोई वर्क होता है तो उस प्रोसेस में टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमारी कंजर्व रहेगी। देयर विल बी नो चेंज इन द मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। कहने का मतलब सीधा सीधा बात यह है कि अगर एक फॉर्म ऑफ एनर्जी यानी कि काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, और पोटेंशियल एनर्जी अगर यदि रिड्यूस करेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। इसका बहुत ही सीधा साधा एग्जांपल है, जब आप एक बॉल को लेते हैं और थ्रो करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, एक बॉल को लेते हैं थ्रो करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ऐसे सिचुएशन में होता क्या है, होता यह है कि जो आपने काइनेटिक एनर्जी इसको दिया, जब ग्रेजुअली ये राइज करने लगता है अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड, वर्क डन निगेटिव होता चला जाता है, जिसके कारण काइनेटिक एनर्जी उसकी रिड्यूस करती जाती है, और निगेटिव वर्क डन से उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, बढ़ने लगती है। तो ग्रेजुअली उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते जाती है। जब टोटल काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है तो ऐसे सिचुएशन में वो रुक जाता है, जीरो काइनेटिक एनर्जी हो जाती है। उसके पास अब जो कोई भी एनर्जी है वो किस फॉर्म की एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म है। अब हाई पोटेंशियल लेवल पर है, वहाँ से क्या होता है कि वो नीचे की तरफ आता है। अब एक पॉइंट अब यहाँ पर सीखने की जरूरत है। पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट हमें बोला भी था कि बहुत वास्ट है। पोटेंशियल एनर्जी एक चीज़ और भी बताता है, हम लोग बात पर आते हैं। पोटेंशियल एनर्जी स्टेबिलिटी को भी बताता है, इस पॉइंट को याद रखेंगे। अभी हम और कुछ दिखाने वाले हैं। पोटेंशियल एनर्जी का सीधा रिलेशन स्टेबिलिटी के साथ है। किसके साथ है भैया, स्टेबिलिटी के साथ है। तो स्टेबिलिटी का क्या है, लोअर
पोटेंशियल एनर्जी, हायर स्टेबिलिटी, हायर स्टेबिलिटी है होता है ना, हायर स्टेबिलिटी एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा। अगर हायर है पोटेंशियल एनर्जी तो लोअर स्टेबिलिटी होगा। तो अभी जो हम कह रहे थे कि जैसे ऊपर गया इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई है, अब इन्हें अनस्टेबल हो जाएगा। क्यों? अब ये नीचे की तरफ आना चालू कर देगा, अनस्टेबल स्टेट में हो गया। तो जब ये बात उठा ही दी है तो हम जरा सा बात आगे करते हैं। ये स्टेबल स्टेट में है कलम, इसको खड़ा करते हैं, स्टेबल होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इसकी बढ़ गई, इसलिए गिर जाएगा, है ना। इस तरीके के मुकाबले के तो जब ये हाथ तो मेरा बिल्कुल ये नहीं है, लेकिन ये खड़ा हो सकता है, इस पर ये ऐसे खड़ा रह सकता है, हो भी गया लेकिन गिर जाता है, अनस्टेबल है ना। रीजन क्या है? इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। तब जैसे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी वो अनस्टेबल हो जाएगा, है ना। और वो रिड्यूस करके कहाँ जाना चाहेगा? वो चाहेगा कि अपने लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी लेवल में चले जाए। ये स्प्रिंग वाली भी जो कहानी कुछ देर पहले हम बता रहे थे, क्यों जब स्ट्रेच कर देते हैं तो मीन पोजीशन की तरफ भागने की कोशिश करता है, या हम इसको कंप्रेस कर देते हैं तो भी ये मीन पोजीशन की तरफ क्या होता है? भागने की कोशिश करता है। रीज़न ये है कि जब ये x = 0 पर था उस समय इसके पास लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी था। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग अभी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी लेवल में था और तब वो स्टेबल था। और जैसे चाहे आप लेफ्ट साइड में या राइट साइड में या तो कंप्रेस करते हैं या स्ट्रेच करते हैं तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और जैसे ही इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, होता ये है कि ये क्या हो जाता है? ये अनस्टेबल हो जाता है और चाहता है कि लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी लेवल में हम जाएं। ये इसकी सारी कहानी है। जरा लगे हाथ तो इसका एक्सप्रेशन देख लीजिए। तो इसमें f की वैल्यू कितनी रहती है? -kx रहती है, मैंने बताया था। और डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए, x डिस्प्लेसमेंट इसमें हुआ तो कितना हो गया? x हुआ ना जी, है ना। तो वर्क डन कितना होगा? सीधे सीधे फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में है तो वर्क डन जो होगा, जो भी वर्क डन होगा, है ना, कितना होगा आपका? एफ डी एक्स वगैरह छोड़िए, -kx इज द अप्लाइड फोर्स इंटू वाट dx हो जाएगा। -k को निकालिए, -k को निकालिए, x का इंटीग्रेशन x²/2 हो जाएगा। 0 से x पोजीशन के लिए ले रहे हैं, 0 से x पोजीशन के लिए ले रहे हैं, इनिशियल से फाइनल भी ले सकते थे। तो वर्क डन इक्वल टू क्या होगा? -12kx² हो गया w, है ना। डेल w वर्क डन और डेल u इक्वल टू वाट? -डेल w, तो कितना हो जाएगा? 12kx²। तो यहाँ पर अपने पास इंक्रीज्ड पोटेंशियल एनर्जी +12kx²। 12kx² इज द स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी इन द स्प्रिंग। इसी में अगर लिमिट xi to xf लगा होता तो यही चीज क्या आ जाता? 12kxi² -xf² होता। नहीं, x फाइनल माइनस x इनिशियल होता, xf माइनस xi होता। अगर यहाँ पर लिमिट x फाइनल माइनस x इनिशियल, हम बीच की भी इंटरमीडिएट स्टेट की भी हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाती क्या है हमारे लिए एक्सप्रेशन? पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन बन जाता है किसका? स्प्रिंग का, है ना। चलिए ये तो बात हो गई उसकी, ओके। अब एक चीज तो एक क्वेश्चन हम लोग देखें। क्वेश्चन क्या है वो जरा देखें कि एक 40 mm का स्प्रिंग है, 40 मिलीमीटर लेंथ का एक स्प्रिंग है, ठीक है, ओके। और कह ये रहा है कि रिक्वायर्ड फोर्स टू स्ट्रेच बाय ए डिस्टेंस ऑफ 10 mm, 10 mm तक उसको स्ट्रेच करने के लिए रिक्वायर्ड फोर्स की वैल्यू वो 10 है। कितना है? 10 न्यूटन है, 10 mm, ओके, थ्रू 1 mm, 1 mm
1 mm कंप्रेस करने में रिक्वायर्ड फोर्स उसका 10 न्यूटन है। तो ये जो यहाँ K हम निकाले हैं, जो F = -kx बोलते हैं हम लोग, या kx लीजिए ना, तो K का मतलब क्या है, F/x मानी फोर्स पर यूनिट कंप्रेशन। तो यहाँ पर ये कितना है 1 mm के लिए रिक्वायर्ड फोर्स कितना है 10 न्यूटन। तो ऐसे में फोर्स 10 न्यूटन रखते हैं, तो 1 mm का मतलब क्या, मिली सेंटी डेसीमीटर 10⁻⁻⁴, सेंटीमीटर से मीटर 10⁻⁻², 10⁻⁻2 10⁻⁻3, मिलीमीटर से मीटर 10⁻⁻3। तो ऊपर चला जाएगा 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर। क्या है ये, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है। ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। हाँ, तो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू 10⁻⁴ न्यूटन मीटर है। अब ये कह रहा है, अब ये बात कह रहा है कि इसको 40 mm स्ट्रेच करने में, कितना 40 mm स्ट्रेच करने में इसकी कोई मतलब नहीं थी। ये हम लोग इसका स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल रहा था, है ना। तो उस मतलब कि उसकी इनिशियल लेंथ, है ना, जो भी हो, उसको कितना स्ट्रेच करने में, डेल एक्स की बात कर रहा है, कितना 40 mm उसको स्ट्रेच करना है। 40 mm स्ट्रेच करना है, तो इसमें कितनी वर्क डन होगी। तो वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो डेल यू देखिए ना कितना हो रहा है। डेल यू जो है वो होगा हाफ K, कितना x²। तो 1/2 K का मतलब यहाँ हो गया ना भैया 10⁻⁴, x कितना लेना है, डेल एक्स कितना होना है, कितना कंप्रेस करना है 40 मिलीमीटर। तो 40 इंटू 10⁻⁻, मिलीमीटर, मीटर में ये क्या होगा 10⁻⁻⁴, 10⁻⁻⁴। ओके, 10⁻⁻⁴। तो और उसका हो जाएगा ये स्क्वायर, है ना, उसका हो जाएगा ये स्क्वायर। इस क्वेश्चन में कुछ ये वैल्यू मिसप्रिंट हुआ है, क्योंकि 1 मिलीमीटर होता कितना है, इतना सा कंप्रेस करने में 10 न्यूटन का फोर्स, 10 न्यूटन का फोर्स समझ रहे हैं। 100 ग्राम का जो वेट होता है, 100 ग्राम का जो वेट होता है ना, वो हमारा ऑलमोस्ट 10 न्यूटन के बराबर। तो इतना हार्ड स्प्रिंग होगा नहीं। खैर, जो फिगर दिया उसी के हिसाब से हम लोग सॉल्व कर दे रहे हैं। जो फिगर दे रहा है क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी थी, अब हम उसको क्या कर सकते हैं। हाँ, 40 और 2 की पावर कितना हो जाएगा ये, 40 का स्क्वायर 1600 हो गया, इंटू 10⁻⁻8 हो जाएगा। तो ऐसे में 10 का 4 पावर, इधर 10 का 2 पावर, 6 पावर चला जाएगा। तो 1/2 इंटू बचेगा 16 इंटू 10⁻⁻2, तो ये बचा 8 इंटू 10⁻⁻2, यानी कि ये 0.08 क्या आएगा जूल आप kx² है ना। 40 मिलीमीटर कंप्रेस करने में मीटर ले रहे हैं, 0.08 जूल आएगा। तरीका तो यही है, बाकी बात की बात अभी हम लोग नहीं कर पाएंगे। चलिए, तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट, इसके और एप्लीकेशन जो है सो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।